नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएड एजुकेशन चैनल पर। मैं कुणाल सर। आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो समकालीन भारत एवं शिक्षा यानी जो बीडी 102 है उसको लेकर होने वाली है। लेकिन इसमें जो आज लेके आए हैं वो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं आपके। वन लाइनर क्वेश्चन है यानी एक लाइन का ही क्वेश्चन होगा, एक लाइन का ही जवाब होगा इसमें। तो वन लाइनर है, इनका संपूर्ण विवरण आपको देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण बोले तो एकदम बहुत ही सटीक औषधि का काम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि सबसे काम की चीज़ें बीएड से संबंधित हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए क्लास को कर लेते हैं शुरू। देखिए यहाँ पे पहले ही कहा गया है, क्वेश्चन दे दिया गया है कि समाज पुस्तक के लेखक हैं। तो समाज की पुस्तक जो है, समाज पुस्तक जो है उसके लेखक हैं मैकाइवर और पेज। ठीक है नहीं। अब दूसरा प्रश्न है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। तो अगर शैक्षिक समाजशास्त्र की बात की जाए तो जॉर्ज पायन हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर नीचे दिए गए हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। वो कह रहा है यहाँ पे डैश जो खाली जगह है उसको पहले खाली कर दिया गया है। वो कह रहा है वैदिक काल की दो विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता ये है कि नैतिक चरित्र का निर्माण करना, और दूसरी विशेषता है कि व्यक्तित्व का विकास करना। तो यहाँ पे वैदिक काल की दो विशेषताएं, महत्वपूर्ण विशेषताएं, आपसे क्वेश्चन में भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रश्नों में आपको सहायता मिलेगी इससे कि वैदिक काल की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली है नैतिक चरित्र का निर्माण, दूसरी है व्यक्तित्व का विकास। आपको जो तीन प्रश्नों के बाद चौथा जो दिया गया है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म में विकसित हुआ था, क्या हुआ था? बौद्ध मठों को विकसित किया गया था। बौद्ध धर्म में बौद्ध मठों की बहुत ज्यादा मान्यता थी, क्योंकि शिक्षा इन्हीं के माध्यम से मिलती थी। वैदिक शिक्षा संस्कार के बाद प्रारंभ होती थी। ऐसा कौन सा संस्कार है जिसके बाद वैदिक शिक्षा प्रारंभ होती थी? वह संस्कार है उपनयन। बौद्ध विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए होना अनिवार्य था, तो पवज्जा। ठीक है नहीं। यहाँ पे आपको बहुत ही सटीक क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको ज़्यादातर देखने ही मिलेंगे ये पेपर में। तो इसलिए मैं ये और लेके आया, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो दिया गया है अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है पवज्जा का शाब्दिक अर्थ है तो बाहर जाना। ठीक है नहीं। बिस्मिल्लाह रस्म, बिस्मिल्लाह खानी रस्म जो थी वो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर प्रारंभ होती थी। ये जो थी ये आपकी थी मुसलमानों को मुस्लिम शिक्षा। पवज्जा जो थी वो थी आपकी यहाँ पे बौद्ध शिक्षा, और यहाँ पे जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो वेदों की वेदांत वाली शिक्षा थी। आपको दिया गया अगला 9वां क्वेश्चन कि वेद वेद भाषा में लिखे गए। तो कौन सी भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में। बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश, जो बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश हुआ करता था वो आयु कौन सी थी? तो 8 वर्ष, जो 8 से 12 वर्ष के बीच के जो बच्चे थे वो गुरुकुल में प्रवेश लिया करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था तो वो आध्यात्मिक उन्नति थी। वैदिक कालीन, ध्यान रखना बौद्ध कालीन नहीं है ये वैदिक कालीन जो शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति। चरण, यहाँ पे एक नाम दिया है चरण। कहते थे, किसे कहते थे? तो एक प्रकार का विद्यालय हुआ करता था, और ये बौद्धकालीन शिक्षा की बात है। ठीक है नहीं। तो यहाँ पे चरण, यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा के विद्यालय के नाम है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार के बारे में कहा गया है किया जाता था तो गुरुकुल में परंपराओं में शिक्षा का प्रारंभ करने के लिए, यहाँ तक कह सकते हैं कि गुरुकुल में एंटर कराने के लिए एक संस्कार हुआ करता था। प्रवेश लेने के लिए गुरुकुल में जो था वो उपनयन संस्कार था। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला में है। ठीक है नहीं, था और है भी। ठीक है नहीं। तो पहला है ये प्रथम विश्वविद्यालय। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम जो था वो कौन सी भाषा बनी? पाली। पाली होती है लोकल लैंग्वेज, यानी क्षेत्रीय भाषा को पाली भाषा कहते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को कहा जाता था तो निर्वाण। क्या कहा जाता था? अगर आपको सभी दुखों से मुक्ति मिल गई तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। और बौद्ध शिक्षा में, बौद्ध धर्म में, बौद्ध जो शिक्षा बनी उसमें निर्वाण की प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य हुआ करती थी। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा तो नालंदा रहा। ठीक है नहीं, तक्षशिला भी रहा लेकिन नालंदा भी था इसका। तो बौद्ध काल का प्रमुख केंद्र जो है वो नालंदा है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी तक्षशिला है। मदरसों में शिक्षा का माध्यम रहा करता था तो फारसी भाषा का जो माध्यम था वो मदरसों में रहा करता था।
यहाँ पे पूछ लिया गया है कि मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था में होती थी तो मदरसों में होती थी। अगर उच्च शिक्षा लेनी है आपको मुस्लिम काल में तो अब वो आपको मदरसों में मिलती थी। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। सन 1835 में जो मैकाले निस्संदिनी सिद्धांत था वो प्रसिद्ध है। जो 1835 का जो छनन का मैकाले का निस्संदिनी सिद्धांत कहा जाता है, जिसको निस्संदिनी यानी छनन का सिद्धांत, मैकाले ने जो पत्र लिखा था उसमें कहा था कि शिक्षा इतनी महंगी है कि सभी लोगों को नहीं मिल सकती, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले लोगों को शिक्षा देंगे, फिर ये लोग नीचे वालों को देंगे, फिर ये लोग इनसे भी नीचे देंगे, ऐसे करके शिक्षा का माध्यम बढ़ता जाएगा। तो ऐसे करके ये जो था छनन और निस्संदिनी का सिद्धांत था, तो ये 1835 का सबसे फेमस रहा है। निस्संदन सिद्धांत दिया था तो मैकाले ने दिया था। शिक्षा नीति 1854 जो घोषणा पत्र है वो किसने दी थी? तो चार्ल्स बोर्ड ने दी थी। ठीक है नहीं, ये चार्ल्स बोर्ड का 1854 का घोषणा पत्र रहा है, जिसमें कहा गया है बहुत सारी जो शिक्षा नीतियों के बारे में कहा गया है यहाँ पे। ठीक है नहीं, 1902 में भारत में विश्वविद्यालय थे तो वो कितने थे? 5। 1902 में भारत में केवल 5 ही यूनिवर्सिटीज थे। सेल्डर आयोग जाना जाता है तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से सेल्डर आयोग जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन की समस्या की ओर असीमित ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हटार्ग समिति है वो इसने दिया, यहाँ पे नाम अच्छे से देखेंगे आप, हटार्ग है नहीं, हटार्ग जो समिति है उसने दिया था, क्या कहा था कि शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या मतलब नहीं आनी चाहिए, ऐसे करके है। 6 से 14 वर्षों के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग प्रस्तुत की थी तो महात्मा गांधी ने ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे रखो, है नहीं, तो वो कह रहा महात्मा गांधी ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। आपका पूरा पूरा आंसर बन जाएगा बिना किसी भेदभाव या समस्या के। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे समाजवादी। आंसर है समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता सबसे अधिक होती है। यानी किस में? अर्थव्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता सबसे अधिक होती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता सबसे अधिक होती है। शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार आयोग ने किया, कौन सा था? ये कोठारी आयोग था। तो इसको भी लगा के पढ़ेंगे कि शैक्षिक अवसरों की समानता सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने दिया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन जो था वो 1921 में हुआ था। आपसे सन भी पूछी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से आंसर कर पाओगे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 में हुआ था। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव विश्वविद्यालय आयोग ने ही दिया था। भारत में 10+2+3 शिक्षा संरचना की सर्वप्रथम जो आयोजन हुआ था वो राधा कृष्णन आयोग ने प्रस्तुत किया था, 10+3+2। ठीक है नहीं, माध्यमिक शिक्षा आयोग सन 1952-53 को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53 को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आयोग आपके पूरे आ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको कि कौन कौन से आयोग हैं यहाँ पे। वगैरह मुदालियर आयोग संबंधित है तो माध्यमिक शिक्षा से आप सीधे सीधे लगाएंगे। बहुउद्देशीय माध्यमिक शिक्षा या बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर खुले थे। ठीक है नहीं, जिसको मुदालियर आयोग कहा गया। ठीक है, शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन जो है वो संविधान की किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 45 के अंतर्गत आता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दी जाए, और यह सब सरकार का कर्तव्य रहेगा। व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का केंद्र होता है तो ये छात्र होता है। शिक्षा का जो केंद्र है वो छात्र है। अगर छात्र को हटा दिया जाएगा तो सब कुछ एकदम धरा का धरा रह जाएगा, कुछ काम का ही नहीं रह पाएगा कुछ भी। अब देखिए क्या कह रहा है, शिक्षा का द्विध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है और यह कथन दिया द्विध्रुवीय त्रिध्रुवीय। ठीक है नहीं, तो ये आपको याद रखना है। तो एडम्स ने द्विध्रुवीय कहा है और त्रिध्रुवीय ड्यूवी ने कहा है। ठीक है नहीं, और यहाँ पे है हेंडरसन के अनुसार शिक्षा का अंग जो होते हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? प्रशिक्षण, निर्देशन एवं प्रेरणा। यहाँ पे अरविंद का प्रमुख दर्शन तो आदर्शवाद। ठीक है नहीं, विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान है।
ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से यूनिक टाइप से अगर आप क्वेश्चनों को देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पूरे के पूरे लगाने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार नहीं मिलेंगे, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, छांट के लाने पड़े हैं, तो ये इस चीज़ को वेस्टेज न जाने दीजिएगा। वो कह रहा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति कराना ही शिक्षा है, और यह कथन है तो स्वामी विवेकानंद का। अंतर्निहित जब भी लग जाए, ये कई बार आए हैं, मैंने पूरी अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। जो 3H है, जिसको 3H में हर हृदय, मस्तिष्क और हाथ पर बल दिया जाता है, यह महात्मा गांधी ने दिया। तो यहाँ पे 3H जो पर बल महात्मा गांधी ने दिया, ऐसे करके लगा सकते हैं। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ उच्च शिक्षा से संबंधित हैं, ठीक है नहीं। तो राधा कृष्णन आयोग, क्योंकि राधा कृष्णन किसने दिया था, राधा कृष्णन अध्यक्ष रहे थे कौन से के, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष रहे थे, और विश्वविद्यालय जो होते हैं वो उच्च शिक्षा से संबंधित होते हैं, इसीलिए आपका ये आंसर आपका उच्च शिक्षा रहेगा। आपको अगला क्वेश्चन है 47, वो कह रहा है कि शिक्षा में हमें समझदार, अयांत्रिक एवं बुद्धिमान होने में सहायक होना चाहिए, और यह कथन है तो जे कृष्णमूर्ति का। विचार केंद्रित शिक्षा है तो वो है आदर्शवादी, ठीक है नहीं। शिक्षा आदर्शों के मूल्यों की प्राप्ति से संबंधित है, और यह कथन है आदर्शवाद का। पेस्टालॉजी, शिक्षण विधि का विकास किया तो अभ्यास एवं आवृत्ति विधि का जो विकास किया वो पेस्टालॉजी ने किया। यहाँ पे आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी रहेगी, आध्यात्म जगत रहेगी। करके सीखने का सिद्धांत प्रकृतिवाद का होता है। एमिल पुस्तक जो है वो रूसो द्वारा लिखी गई है। प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा रूसो का ही है। शिक्षा में प्रकृतिवाद का जो रूप है वो जैविक प्रकृति होती है, क्योंकि जैविक प्रकृति के अनुसार ही प्रकृतिवाद बनता है। अब बात कर ली जाए यहाँ पे प्रयोजनवाद की, तो प्रयोजनवाद के अंतिम सत्य क्या रहेगा, तो प्रत्यक्ष रहेगा। प्रत्यक्ष बोले तो सत्य को प्रत्यक्ष कहा जाता है, तो प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम जो सत्य होगा वो प्रत्यक्ष रहेगा, ठीक है नहीं। प्रयोजनवादी स्वानुशासन पर बल देते थे, कैसे, खुद से अनुशासित रहो। विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक एक माली और बालक एक पौधा, ये कई बार लगवा चुका हूँ, फ्रेवेल का है, ठीक है नहीं। आप अच्छे से याद कर लें, मैं कई बार लगवा चुका हूँ इन चीज़ों को, और ये वाले क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखने मिलेंगे इसमें से। शिलर का प्रयोजनवाद, जो शिलर थे उनका प्रयोजनवाद था तो क्या था, वो आध्यात्मवादी था, ठीक है नहीं। तो प्रयोजनवाद शिलर का जो प्रयोजनवाद था वो आध्यात्मवादी था। द स्कूल एंड सोसाइटी के जो लेखक हैं वो ड्यूवे हैं। प्रयोजनवाद क्रियात्मक पाठ्यक्रम पर बल देता है, प्रयोजनवाद क्रियात्मक पाठ्यक्रम पर बल देता है। यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन अब हमने 61 करा दिए हैं। आप जल्दी से इनको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी तो देखने ही होंगे क्योंकि टाइम कम रहता है, तो इस वजह से। सांख्य दर्शन पूछ लिया गया आपसे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक तो महर्षि कपिल थे, ठीक है नहीं। सांख्य दर्शन के, सांख्य का अर्थ है तो संख्या है। सांख्य दर्शन के अनुसार दुखों से छुटकारा पाने का उपाय है तो ये है तत्व ज्ञान, ठीक है नहीं। योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की। योग जैसे ही याद आए तो सीधे सीधे रामदेव को याद कर लीजिए, तो पतंजलि हो जाएगा। वो यहाँ पे है अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है तो योग दर्शन में मिलेगा ये आपको। प्रहार प्रत्याहार का आशय है। प्रत्याहार किसे कहेंगे, तो इंद्रियों की बाह्य विषयों से एक घटना तथा उनमें मन के बस में रखना, यही आपका प्रत्याहार है। फिर से एक और बार पढ़ देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो इसके लिए। तो यहाँ पे लिखा गया प्रत्याहार का आशय है तो किससे है कि इंद्रियों के बाह्य विषयों से घटना, ठीक है नहीं, बाह्य विषयों से घटना उन्हें मन में बस में रखना, ये सब आपका प्रत्याहार ही कहलाता है। आधुनिक संदर्भ में वेदांत की विवेचना ने की, किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने। वेदांत विवेकानंद, ठीक है नहीं। वेदांत का अर्थ है वह ज्ञान जिससे देह का सदैव के लिए अंत हो। क्या है, वह ज्ञान जिससे देह का सदैव के लिए अंत हो, वो वेदांत कहलाता है। शंकर के अनुसार मूल तत्वों की संख्या है वो है एक। शंकर के अनुसार मूल तत्व है एकमात्र ब्रह्म, ठीक है नहीं। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट सन 1966 में प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन काफी जगह से बनेंगे, ये आयोग बायोग में तो सबसे ज्यादा बनते हैं क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ, और इम्पोर्टेंट भी रहते हैं, ठीक है नहीं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय सामाजिक एकता हेतु कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव कोठारी आयोग का था। यहाँ पे स्वायत्त कॉलेज
की परिकल्पना 1986 में दी गई थी और किसने दी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तुत की गई तो एनईपी के द्वारा की गई, 1886 में की गई। नई शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा को नया नाम दिया गया तो सतत शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम सतत शिक्षा रखा गया और ये किसने रखा गया? नई शिक्षा नीति के द्वारा। एनसीटीई ये टीचर ट्रेनिंग वो है, तो यहाँ पे शिक्षा के सुधार से संबंधित है। तो शिक्षा जो मैं आपको बता देता हूँ, एनसीटीई है वो शिक्षकों को पढ़ाता है और शिक्षकों की शिक्षा के सुधार से संबंधित है। एनसीटीई एक्ट संसद में 1993 में पास हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना सन 1953 में की गई। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को हुई। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सन वगैरह। आगे है कि राष्ट्रीय एकता समिति का गठन 1961 में किया गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे आगे भी हैं, तो आगे भी यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़े से, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि शारीरिक रूप से वंचित बालक प्राय कहा जाता है तो विकलांग या दिव्यांग। ठीक है नहीं, मूल संकट का मुख्य कारण है तो ये है स्वार्थपरता। ठीक है, विद्यार्थी संसद के द्वारा, ठीक है नहीं, लोकतांत्रिक मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। विद्यार्थी संसद के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का, तो देखिए धारा 45 फिर से मिल गया, अनुच्छेद 45 या धारा 45। ठीक है नहीं, तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है इसमें ही, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में सन 1976 में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक के मूल अधिकार कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का है यहाँ पे नागरिकों का मूल अधिकार। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे मैंने आपको 87 प्रश्न कराए और 87 में आपको बता देता हूँ ये प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको सबसे महत्वपूर्ण भी लगेंगे। ठीक है नहीं, तो इसमें क्या कीजिएगा, आप इसको 2 बार देख लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो आगे के लिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर पेपर हुआ तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। शॉर्ट में, लॉन्ग में आपको देखिए शॉर्ट अच्छी तरह से आती हो तो लॉन्ग तो आप बना के भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है नहीं, तो ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन अच्छी मिल जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।